लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश शर्मा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा चलित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेज़ों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तक और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांवों में लगने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। 9 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालिक सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। भगत सिंह का कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने के बाद अंग्रेजी सैनिकों द्वारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिए लिखे गए लेख व परिवार को लिखे पत्र आज भी उनके विचारों का दर्पण हैं। अपने लेख में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्ष था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतेंद्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और
दिन की तरह ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ यह निकला कि आदेश ऊपर से हैं। सभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाता हुआ गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चिंतता ने उनको झंझोड़ कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मनोहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें कर दें, ताकि वो भी अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। सैंडर्स मर्डर केस में जज ने इसी कलम से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए फांसी की सज़ा लिखी थी। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा लेकर आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिरी में ड्रॉ निकाला गया। जब सब कैदी चुप हो चले थे, उसकी निगाहें उनकी कोठरी में गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज़ ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरवा थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकाल कर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग्स कम्युनिज्म और ऑप्टन सिक्लेयर का उपन्यास द स्पाइस कुलवीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी, उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बामुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह के जूते, जिन्हें उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर को तोहफे में दिया था। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुँचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशन लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्य मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुँचे। भगत सिंह की घड़ी, इसे उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर को तोहफे में दे दिया था। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी ख़त्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो
उनके लिए उनको फांसी दी जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं। जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हो, असेंबली बम केस में लाहौर की सीआईडी ने यह गोला बरामद किया था, लेकिन बेबे भगत सिंह की यह इच्छा पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़ और अपने प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद होंगे हम, ये अपनी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वज़न लिया गया। सबके वज़न बढ़े हुए थे। इन सब से कहा कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वह वाहेगुरु को याद कर ले। भगत सिंह बोले, पूरी ज़िंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदी ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों के ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक ज़ोर ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास सादरा से बुलाया था। यह टोपी सुखदेव की है, जिसको वो अक्सर पहना करते थे। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी माँ को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएं। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पंडित दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल के बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारा लगाने लगे। तीनों युवक क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। इनके हाथ और पैर बांध दिए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मार कर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोंधी ने उन्हें मृत घोषित किया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी समय पर निलंबित कर दिया गया और एक जूनियर अफसर ने यह काम अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इनका सब अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सके। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन सबों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। उसके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कपूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनमें आग लगा ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रितानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो सबों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन सबों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति
से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्होंने पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुम्बद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ी पहन रखी थी। लगभग सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका। अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा सा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके तीनों ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज़म पढ़ी जिसका लबोलुआब था कि किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फुट फुट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 दोस्तों ने लगाया था। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की ज़मीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम ऐसे वीर क्रांतिकारियों को शत शत नमन करते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल टूरिज्म ऑफ राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।